था कि हमने सी में कितना कवर कर लिया और ये भी किसी को सी प्लस प्लस सेम है तो हम उसके आगे से कोर्स लेके चलेंगे। तो आपने फोर लूप तक बेसिक चीज़ें देख ली हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप एक्सपर्ट बन गए, लेकिन आपको बेसिक आइडिया है ना पिछली चीज़ों का, तो हैंड रेज कर देना। चलें, फिर जो नहीं आ सके उनकी किस्मत, वो बाद में ज्वाइन करेंगे तो उस हिसाब से देख लिया जाएगा। आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ ये बात, वैसे मैं भी अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि नॉर्मली मेरे सेशन में अक्सर औक़ात ऐसे हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमें 10 से 15 मिनट अगले सेशन में लेने पड़ते हैं। तो आपने इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। ये ना हो के बाद में आप सोचें कि पूरे 1 घंटे का सेशन था तो ये 10 मिनट ऊपर कहाँ चले गए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10-15 मिनट मैक्सिमम अगर ज़रूरत पड़े। ओके, तो विद दैट बीइंग सेड हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम फॉर लूप पढ़ लिया था, और अगर आपने नोट्स, किसने नोट्स पढ़े ज़रा हैंड रेज़ करें ताकि मुझे आइडिया हो कि मेजॉरिटी ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ठीक है, उसमें ना मैंने फॉर लूप को एक नाम दिया था। मैंने उसको क्या नाम दिया, वैसे मैंने नहीं दिया, मैंने बताया था उसका ये नाम है। उसको काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप कहने का मतलब ये है, फॉर लूप चलाने से पहले हमें पता होता है कि वो कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप इज़ द काइंड ऑफ लूप जिसको चलाने से पहले मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू या जो भी फंक्शन मैं उसके अंदर काम करने वाला हूँ वो कितनी दफ़ा होने वाला है। वट इफ एक ऐसा सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें मुझे पता ही ना हो कि लूप कितनी दफ़ा चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह देता हूँ कि आपने ये फलां काम तब तक करते रहना जब तक यूज़र कोई स्पेसिफिक इनपुट ना प्रोवाइड करते। लेट्स से यूज़र जब तक एग्जिट ना प्रेस करे, आपने ये काम करते रहना है। तो अब काम तो रिपीटेडली हो रहा है ना, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है कि काम को कितनी दफ़ा करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे ना पता हो कि काम कितनी दफ़ा करना है लेकिन काम रिपीटेडली होना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं वाइल और डू वाइल लूप। एक को अच्छे से समझ गए, दूसरा बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है, बस एक चीज़ का फ़र्क है। ठीक है, तो हम वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे वो कैसे काम करता है, फिर हम डू वाइल को भी कर लेंगे, और उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक है, जो सबसे टेक्निकल टॉपिक है आपने समझना, वो नेस्टेड लूप्स है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताते हैं, आप सबको इफ कंडीशन के बारे में तो पता है ना? इफ कंडीशन के बारे में, इफ एल्स, इफ एल्स इफ। चलें ठीक है, आपको इफ एल्स इफ के बारे में इसका मतलब पता है। अब हम ना वाइल लूप पे आते हैं। वाइल लूप का मकसद ये है कि हम एक काम को स्पेसिफिक टाइम तक करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे? जब तक एक कंडीशन ट्रू होगी। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, वाइल, ये वाइल एक कीवर्ड, इसके बाद हम, अच्छा लिख, वापस आ जाता हूँ जरा इधर, मैं बात बता दूँ सी प्लस प्लस वाले बच्चों को, ये सारी चीज़ें सी प्लस प्लस में भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आपको बार बार बता दिया कि दो ही फ़र्क हैं सी प्लस प्लस में, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, और वो मैं साथ बता दूंगा कि ये आपकी सी आउट है, ये आपकी सी इन है। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जहाँ पे हेडर फाइल्स का डिफरेंस आएगा वो मैं आपको खुद बता दूंगा। तो अभी तक आप ऑब्जर्व कर लो कि ऊपर यहाँ पे stdio.h लिखा है, आप इस चीज़ की टेंशन ना लो, आप यहाँ पे वो लिख लिया करो आईओ स्ट्रीम। नीचे आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी करते हो, वो सी में नॉर्मली नहीं करते। ठीक है, वो क्यों करते हैं अगर आपके टीचर ने बताया तो ठीक है, नहीं तो मुझे बाद में लेक्चर के बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा वाइल के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेस डाल देने। ओके, इसको ना कमेंट कर देते हैं। चले, आप सही है, यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन। अब होगा क्या कि ये कंडीशन जो है ना, ये जब तक ट्रू होगी ये वाइल लूप की बॉडी बार बार चलती रहेगी। ठीक है, बस इतना सा वाइल लूप है, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं समझने को। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वाइल लूप चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वाइल लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। ओके, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, अच्छा रेफरेंस के लिए मैं फॉर लूप साथ लिख लेता हूँ। फॉर में क्या होता था, इनिशियलाइजेशन, मेरे स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा अगर मैं गलत कर दूँ, टर्मिनेशन, और तीसरा स्टेप होता था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैं इसको इन टिक कर देता हूँ ताकि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है, ताकि पता हो। ओके, इसको स्पेस दे देते हैं। होता क्या था कि हम यहाँ पे पहले बता देते थे कि यार ये टर्मिनेशन पॉइंट है, ये इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, और इतने स्टेप्स के अंदर उस तक आपने पहुंचना है। तो ये जो लूप चल रहा होता था हमें शुरू से पता होता था कि कितनी दफ़ा चलेगा। अब एक बात गौर करना है, इनिशियलाइजेशन लूप की बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता। वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन की कोई जगह होती नहीं है। तो जिस वेरिएबल को वाइल लूप में यूज करना है ना, उसको इनिशियलाइज कहाँ कराना पड़ेगा मुझे, वाइल लूप के बाहर। वो कैसे कराना है वो देख लो। हम आई वेरिएबल को यूज करेंगे क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में मेजॉरिटी टाइम यही यूज होता दिखाई देगा बिगिनर लेवल के ऊपर। तो इंट आई, और इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ मैं 0। चलें 0 की जगह 1 कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स में डील करते हैं, अभी आपको आसानी रहेगी। ओके, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाइल, वाइल क्या, i इज लेस देन इक्वल टू
10। जब तक i की वैल्यू 10 नहीं होती, जब तक ये कंडीशन ट्रू है कि i 10 जितना है या 10 से छोटा है, तो ये while लूप की बॉडी चलाते रहो। बॉडी में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ printf कर दो शयान भी नहीं, हम %d करके i को प्रिंट कर लेते हैं, क्यों ना हम i की वैल्यू को ही प्रिंट करके देख लें। ओके, और साथ बैकस्लैश n। अच्छा, C++ वाले सुन लें, ये बैकस्लैश n उनकी एंड लाइन ऑपरेटर के इक्विवेलेंट काम करती है। जो आप सी आउट के आगे एंड लाइन लिखते हो ना, या बैकस्लैश n वैसे यूज होती है C++ में, ये उसका काम करती है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये C++ में नहीं है। आप इसकी जगह डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। तो ये मैं काम क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, मैं सिर्फ i वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब लूप इंक्रीमेंट किधर, वेरिएबल इंक्रीमेंट कहाँ होता है, लूप की बॉडी के अंदर। अनलाइक फॉर लूप जिधर मैं इधर ही वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बता देता था, व्हाइल लूप के अंदर आके मुझे उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है। इसे चला के देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। ये लो, i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गई, बस इतना ही है व्हाइल लूप। ये व्हाइल लूप क्या करता है, एक वेरिएबल लेता है जिसको हम व्हाइल लूप के बाद इनिशियलाइज करते हैं। लूप व्हाइल लिख के हम अंदर कंडीशन देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी व्हाइल लूप की बॉडी चलती रहेगी, और उसके अंदर हम जो भी काम करना हो हम बार बार कर लेते हैं। इसकी थोड़ी और टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले बता दें, समझ आ गई तो हैंड रेज कर दें। ओके, इसी के पैरेलल मैं चैट खोल देता हूँ, मैंने खोली नहीं थी पहले। मैं सी करा रहा हूँ मोहित, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि C++ और सी में कोई फर्क नहीं है। साथ साथ मैं सिंटैक्स का फर्क बताता जाऊंगा, जिधर ना समझ आए मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, ये C++ में भी ऐसे लिखी जाएंगी। जब मैं बोलूंगा ना कि ये C++ में डिफरेंट होता है तब समझ लेना, लेकिन मुझे लगता है मैंने बोलना ही नहीं पूरे लेक्चर में ये कि C++ में डिफरेंट होता है, बस इतना ही सा था। ओके, तो ये व्हाइल लूप इस तरह काम करता है। अब जो मर्जी काम करा लें आप व्हाइल लूप से, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। अब चूंकि आप फॉर लूप कर रहे हैं तो मुझे आपको लूप शुरू से समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप इतने समझदार हैं कि आप लूप की बॉडी के अंदर अपनी लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टाइल डिफरेंट हुआ है, लूप सेम ही है। तो मैं आपको बस इतने बताऊंगा व्हाइल लूप कैसे काम करता है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि व्हाइल लूप के अंदर क्या क्या काम करने हैं क्या नहीं करने। अलबत्ता इसकी एप्लीकेशन के हवाले से एक चीज देख लेते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले डू व्हाइल को समझ लेते हैं। चलो, डू व्हाइल लूप इसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको व्हाइल लूप समझ आ गया तो फिर ये देखें, डू व्हाइल लूप कुछ इस तरह लिखा जाता है। आप लिखते हैं डू, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल के अंदर आप उसकी कंडीशन देते हैं। लेट्स से मैं अब दोबारा कहता हूँ कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, मैं पता क्या करता हूँ, मैं ये वाला पार्ट कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर द टाइम भी, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। किसी ने कुछ कहना है, मैं चैट खोल रहा हूँ, व्हाइल रिपीट कर दें, ठीक हो गया। बट अगर हमने कुछ वर्ड्स टाइप कराने हो तो उसका काउंट कैसे करेंगे? अच्छा मोहित, जब आप वर्ड पे जाएंगे हम इसे तब देखेंगे। अभी के लिए आप सब ने लूप्स को कंट्रोल करना है नंबर्स के साथ। आप लोगों ने स्ट्रिंग्स के साथ लूप को कंट्रोल नहीं करना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम तब देख लेंगे कि व्हाइल लूप में स्ट्रिंग कैसे यूज करनी है, ठीक है? ओके, व्हाइल को रिपीट कर देते हैं। व्हाइल में क्या काम है बस इतना सा देख लें। वेरिएबल को आप इनिशियलाइज ऊपर कराते हैं जिसकी बेस के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे वो आई था। नीचे मैं कंडीशन देता हूँ व्हाइल लिख के, और ये कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा है ये चलता रहेगा। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप की बॉडी टर्मिनेट कर देगी। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कराया 1 से। मैंने कहा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती आई को क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। तो आप नीचे देख सकते हैं कि उसने 10 दफा आई को प्रिंट किया था और उसके बाद लूप अपने आप टूट गया। इसके कंट्रेरी होता है डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप का भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। अगेन देयर इज नो नीड टू वेरी, ठीक है? ओके, करना क्या है अब, सेम चीज हम इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है? चलो एक दफा चला के देख लेते हैं ना कैसे काम कर रहा है, फिर देख लेते हैं फर्क भी क्या। ये लो, मुझे स्क्रॉल करना पड़ना है उसको थोड़ा सा, वेट अ मिनट, उसको दोबारा चला देते हैं। ओके, अच्छा ये ना असल में अब आप देख सकते हो इसने 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन। इस चीज को कहते हैं इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप पता कब आता है? वो तब आता है जब आप कोई लॉजिकल एरर कर दें। अब अगर हमें एरर आ गया तो हमने जाके देखना कि हमने एरर किधर किया है, ठीक है? वो एरर देख लेते हैं, और यही एरर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो कि आप भी बहुत दफा करोगे, मैं भी करता था। वो ये है कि मैंने वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू दे दी, मैंने वेरिएबल की फाइनल वैल्यू दे दी, लेकिन कहीं पे क्या मैंने वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया? कहीं पे भी नहीं किया। तो लूप जब पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, लूप जब दूसरी बार चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, तीसरी बार चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैंने आई की वैल्यू को कहीं पे अपडेट किया ही नहीं है।
तो इस तरह की सूरत के अंदर एक इन्फिनिट लूप चल पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे बस इसको इंक्रीमेंट कर देना चाहिए था। अब मैं इसे फिर चलाऊंगा तो अब वो अच्छा VS कोड के अंदर ना ये छोटा सा मसला होता है कि इन्फिनिट लूप चल जाए आपको उसे ना फिर टर्मिनेट करना पड़ता है। ओके, आपको अब आपकी आउटपुट मिल गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डू वाइल लूप सिंटैक्स में बस इतना सा डिफरेंट है कि आप पहले डू लिखते हो, फिर आप पूरी बॉडी डिफाइन करते हो। ये बॉडी वो है कि लूप के अंदर करना क्या है, जो ये वाली बॉडी थी, ठीक है। ये बॉडी आप किसके साथ लिख देते हो, डू के साथ, और वाइल को आप मेंशन करते हो बाद में। सवाल ये है कि ये दोनों लूप बने क्यों, कितने नफलों का सवाब है, और अगर वाइल बना दिया था तो डू वाइल क्यों बनाया, समझते हैं, आराम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दो कि बेसिक लेवल पे ये समझ आई है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप कैसे काम करते हैं। आपने डबल आई डबल प्लस का मतलब ये होता है कि आई की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे लूप की पहली बारी में वैल्यू 1 थी आई की, फिर दूसरी दफा में 2 हो गई और तीसरी दफा में 3 हो गई। हमने कुछ वर्ड्स टाइप कराना उसको, अच्छा ठीक है, ये वो स्ट्रिंग वाला ही सवाल है। ओके, अब वाइल किसी को रिपीट, डू वाइल की सिंटैक्स की समझ आ गई है ना। डिक्रीमेंट के लिए माइनस डबल माइनस होगा। अच्छा, सबको समझ आ गया? एक और दफा हैंड रेस कर दे, मैंने देखा ही नहीं, मैं सवाल देख रहा था। ओके ओके ओके, अब ना हम देखते हैं कि ये दोनों बने क्यों, इनमें फर्क क्या है, मसला क्या है इसको, ठीक है। ओके, उसके लिए पता है क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने पिछले एक लेक्चर में आते हैं जब मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट पढ़ाई थी। तो हम ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं दोबारा कमेंट डाल देता हूँ और मैं इधर आता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। चलो, एक मैं चॉइस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उस चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर मैं पता क्या करूंगा, मैं एक, अभी तो कुछ भी नहीं करूंगा वैसे, उसको डिक्लेयर कर दूंगा और मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, और ये नीचे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंपुट ले लूंगा। अब C++ वाले फिर से ध्यान दे दें कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये आप सिंपल CIN लिख के चॉइस वेरिएबल के अंदर इंपुट ले लेना। आप इतने झंझट में पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अजियत सी वालों को दी जाती है, C++ में ये कदर आसान है, ठीक है। ओके, आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट आती है, आपको पता है कि मैं क्या करूंगा, मैं चॉइस में एक वैल्यू दूंगा, उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई केस चलेगा। तो हम इसको चला के देख लेते हैं कि क्या हमें स्विच आती भी है कि नहीं आती। तो मेरे से वैल्यू मांग रहा है, मैं 2 लिखता हूँ, तो चलो क्या बात है, पेशेंट डिस्चार्ज उसने कहा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया था। चलो अब चल जाएगा। C++ वालों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सी वालों के मसले होते हैं। उसने क्या कह दिया, पेशेंट डिस्चार्ज, ठीक है। अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्विच स्टेटमेंट आती है। फॉर द लास्ट टाइम मैं पूछ लेता हूँ, आती है ना स्विच स्टेटमेंट? ओके, सही तरीके से आप कौन सा पार्ट रिपीट करना है? चले, जिनको वाइल अभी नहीं समझ आया ना वो रिलैक्स रहे, अभी आ जाएगा। मैं वाइल लूप से आगे नहीं बढ़ा, मैं वहीं कराने लगा दोबारा, अभी आप उसकी टेंशन ना लो। ओके, यहाँ पे एक मसला था। मसला क्या था? मसला ये था कि हम इसे दोबारा चला के देखते हैं, मसला आया क्या। वो ये कि मैं अगर अब 3 प्रेस करूंगा, पेशेंट सर्च। अब उसने मुझे ये तो बता दिया कि भाई मैंने जब 3 प्रेस किया, पेशेंट सर्च हो गया, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्या ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि मेरा यूजर मेरी ऐप को यूज कर रहा था और उसने मेन्यू पे जाके कोई फंक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद मेरी ऐप भी बंद हो गई? ये तो सरासर गलत है ना। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि यूजर को तब तक मेन्यू शो होता रहे जब तक वो स्पेसिफिक इनपुट ना दे दे, जिसका मतलब एग्जिट ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और केस बना दूं फिर के, एक केस 4 बनेगा, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि मैं प्रोग्राम को एग्जिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट केस तो इसलिए बना है ना कि अगर इनमें से कोई ऑप्शन ना यूजर दे तो फिर कौन सा चलाना है। चलो, और नीचे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। ओके, मैं स्विच स्टेटमेंट को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट पता क्या करती है, मैं आपको इजीली बता देता हूँ। आप एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवाते हैं, नेसेसरीली वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, लेकिन अभी वेरिएबल के लिहाज से समझ लो। फिर आप स्विच लिखते हो और आप ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखते हो। इस वेरिएबल की जोन सी वैल्यू आएगी ना, जोन सी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप वो केस के आगे लिखते हो। तो 1 आएगी तो मैं चाहता हूँ ये वाला काम हो, तो मैंने केस के आगे 1 लिख दिया, केस के आगे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है।
फिर जो सा काम कराना है वो मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ और मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ब्रेक से ये होता है कि जैसे ये वाला केस खत्म होता है नीचे वाले केस नहीं चलते, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता ना कि अगर चॉइस में वैल्यू 1 आए तो इसके बाद ये सारा नीचे वाला कोड भी चले, मेरा तो उसे लेना देना ही नहीं है। तो इस वजह से मैं क्या करता होता है, हम क्या करते हैं सॉरी, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे नीचे क्या लगा देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो ये है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का ड्रॉबैक समझे। ड्रॉबैक ये है कि एक पार्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम शट डाउन हो गया। प्रोग्राम को शट डाउन नहीं करना था, उसको चला ही रखना था। इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप पता क्या करते हो, आप इसको डाल देते हो व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब आप पता क्या करते हो, आप स्विच वाले पार्ट को सिर्फ उठाओ और इसको कट करो, और मैं अब यहाँ पे एक लूप की लॉजिक लिखने लगूँ। वाइल, वाइल के अंदर क्या है, कंडीशन, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4। रिमेंबर मैंने क्या कहा था, 4 के ऊपर प्रोग्राम को क्या करना है, मैंने एग्जिट करना है, ऐसे ही कहा था। पेस्ट कर दो। चलो जी, किसी ने कुछ पूछना? अच्छा अजलान, फॉर लूप को ना मैं अभी नेस्टेड लूप पढ़ाऊंगा तो मैं एक और दफ़ा रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग काइंडली फॉर लूप तक पढ़ के आ जाओ, क्योंकि वहां तक पढ़ाया हुआ है। लेकिन अब टेंशन ना लें, सिंस आप आ गए हैं तो मैं इस तरह तो नहीं करूंगा, मैं आपको फॉर लूप रिपीट कर दूंगा। अभी आप वाइल लूप समझ लो। ओके शाजिल, इसमें डिफॉल्ट यूज ना करें तो एरर तो नहीं होगा? एरर नहीं होगा, लेकिन मसला होगा ना। लेट्स से यूजर से मैं 4 वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 2 3 4, उसने 5 एंटर कर दिया, तो उसके अगेंस्ट उसे क्या प्रिंट करके दूंगा? उस तरह की चीज़ों को डिफॉल्ट केस हैंडल करता है। तो डिफॉल्ट तब चलता है जब पिछली में से कोई इंपुट आए, और डिफॉल्ट में यूजुअली हम लिखते हैं भी इसी तरह की चीज़ें कि आपने गलत ऑप्शन एंटर कर दिया है, इस तरह का कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कोई बात नहीं असला, मैं अभी थोड़ी देर तक आपको ओके अब मैंने क्या किया, मैंने लॉजिक ये बना दिया कि यूजर जब तक 4 एंटर नहीं करता, इस मेन्यू को बार बार क्या कराते जाओ, रिपीट कराते जाओ। ये कैसे रिपीट होगा ये समझ लेते हैं। ओके इसको चला के देख लेते हैं। ओके एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, मैंने ना कहीं पे एरर कर दिया, मैंने देखा नहीं इसको सही से। स्विच के ब्रैकेट्स लगे हुए पूरे, लगे हुए सही है। ओके और क्या वाइल के ब्रैकेट भी सही लगे हैं? लगे हुए। इसको एरर क्या दिया इसने? अच्छा चल गया। ओ ये वीएस कोड का एक कोड नया कारनामा है, मैं बताना ही भूल गया, ये ऐसे भी कर देता है, कभी कभी अपने से एरर बना के भी दे देता है। 2 चलाएंगे ना, और इन्फिनिट लूप चल गया। अब तसल्ली रखें, ये वैसे ये वाला एरर दिखाना चाहता था मैं आपको, वो पिछला वाला एरर पता नहीं उसने मुझे क्यों दे दिया। ये इन्फिनिट लूप क्यों आया, मैंने आपसे पूछना ये था असल में। अब आप मुझे बताएं कि इन्फिनिट लूप क्यों आया। एक दफ़ा तो मैं बता दिया ना, एक दफ़ा आप बता दें। वो एक्चुअली मैं वीएस कोड सिंटैक्स एरर देता हूँ, उसको आप अवॉइड किया करें। लॉजिकल एरर मेन चीज़ होती है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्यों आ रहे हैं आपको। तो वो जो अभी आपने इन्फिनिट लूप देखा है ना, मुझे टाइप करके बताएं वो क्यों आया, ऐसी क्या वजह। मैं कुछ सेकंड दूंगा। किसी एक बच्चे को भी नहीं पता इन्फिनिट लूप क्यों आया। कंडीशन तो लगाई हुई है अजलान, क्लोज कॉल, पहुंचने वाले ऑलमोस्ट। एक और कैस प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे क्या कैस करते हैं। ठीक है शाजिल और अजलान गुड इनफ, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। मैंने ये तो कह दिया सर कि अगर चॉइस की वैल्यू 4 नहीं है तो इस लूप को बार बार क्या करते जो, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। लेकिन क्या मैंने लूप के अंदर वेरिएबल की दोबारा वैल्यू ली है? क्या मैंने चॉइस को उसके बाद अपडेट किया? नहीं किया। इसका मतलब चॉइस एक दफा आ गया, लेट्स से इस दफा मैंने एक दफा इनपुट क्या दी थी, मैंने इनपुट 2 दे दी थी, ऐसे किया था ना। तो अब नीचे चॉइस अपडेट नहीं होगा, तो चॉइस हमेशा 2 रहेगा, कंडीशन कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। और चूंकि चॉइस के 2 रहने की वजह से कंडीशन हमेशा ट्रू रह रही है, तो ये लूप चलता रहेगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो अब सवाल ये है इसको एंड कब करना है, तो इसको एंड इसलिए तब करना है जब आप यूज़र का काम कर दें तो आप उससे दोबारा इनपुट ले लें इधर, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मसला नहीं करना चाहिए। अब हम इसे चला के देखें। ओके वो पिछला असल में ना, द टर्मिनल हैज़ नो सिलेक्शन टू कॉपी। ओके बंद हो गया, शुक्र है। इसलिए मैं आप लोगों को पहली क्लास में कह रहा था इसको ना यूज़ कीजिएगा। पेशेंट इज चार्ज, अभी मैं 3 प्रेस करूंगा, पेशेंट सर्च 1 प्रेस करूंगा, पेशेंट एडेड, ठीक है। अच्छा ये ना प्यारा नहीं है, कोड फॉर्मेटेड नहीं है यहाँ पे, मतलब मैंने यूजर को बार बार प्रॉम्प्ट नहीं लिख के दिया हुआ कि इन ऑप्शंस में से सर्च करो, वो तो आपका काम है ना, प्रिंट एफ लगानी है वो तो आप लगा लोगे।
मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका मेन्यू जो कि नॉर्मल स्विच में मसला था, क्या मसला था कि मैं एक बटन प्रेस करता था, वो काम करने के बाद प्रोग्राम भी खत्म कर देता था। उसको हैंडल करने के लिए इस पूरे काम को आप किस में डाल सकते हो, आप वाइल लूप में डाल सकते हो। तो वाइल लूप बेसिकली क्या करता है कि वो काम, अब देखो जब तक स्विच की वैल्यू 4 नहीं आएगी ना, ये लूप बार बार रिपीट होता जाएगा। और इसको कंफर्म करने के लिए मैं लूप के बाहर पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ लूप एंडेड हेयर। ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो, और आपने ये भी देखना है कि 4 के आने के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया हुआ है, एग्जिट। ऐसे ही है। तो चलें अब हम इसको भी रन करके देखते हैं क्या ये चलता भी है कि नहीं चलता। और अगेन वीएस कोड जिंदाबाद, दोबारा चला देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, पहले मैं 2 देता हूँ, पेशेंट डिस्चार्ज 1 देता हूँ, पेशेंट एडिट, और 4 देता हूँ, लूप एंडेड हियर। ठीक हो गया। और उसने लूप को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इससे बेहतर प्रैक्टिस एक बता देता हूँ, वैसे ये चल गया है, ये भी सही है, लेकिन इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ना ब्रेक की जगह रिटर्न लगा दें। अगर आपने फॉर लूप पढ़ा तो आपको याद होगा रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। रिटर्न भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक और आपको स्टेटमेंट, आप रिटर्न लगा दें, इट्स बेटर। तो रिटर्न क्या करेगी, ये पूरे लूप को तोड़ देगी। अगर आप रिटर्न नहीं लगाना चाहते तो आप ब्रेक लगा दें। ठीक है, आपको मुझे अच्छी तरह याद पड़ा कि मैंने आपको बताया था रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू किस तरह काम करते हैं लूप के अंदर। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब 4 एंटर हुआ तो बेसिकली आपका लूप यहाँ से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब आप इसके साथ अपना तरीके से खेल सकते हो, आप बार बार वाइल लूप के अंदर डिफरेंट किस्म के मेन्यूज बना के उनके साथ काम कर सकते हो। लेकिन मेन चीज ये है कि यूजर जब तक अब 4 एंटर नहीं करेगा तब तक लूप नहीं टूटेगा। ठीक है, और मेन्यू यूजर को बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। यहाँ पे मैंने यूजर को कोई मेन्यू डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि यूजर की चॉइस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट किया, लेकिन आप अपना मेन्यू इसके अंदर डिस्प्ले भी करा सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू, अब आप वाइल लूप के साथ कैसे काम करते हो। ठीक है, ये बात समझ लगी अब आपको वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। लूप कैसे टूटेगा ये समझा दें। ओके, ठीक है, ये भी बता देते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जिट है। इट्स बेटर कि ना हम यहाँ पे रिटर्न यूज करें, ताकि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ना आए। एंड आई होप कि वो पिछला भी प्रिंट करेगा। और वीएस कोड फिर से गई, ये कंपाइलर ने ना मुझे बहुत तंग किया है। और अब वो इन्फिनिट लूप चलेगा, और मैं तीसरी दफा चलाऊंगा तो सही तरीके से चलेगा। इसको ब्रेक ही करो यार। अच्छा, आप मुझे 1 मिनट देते हैं, मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लूँ। ये वीएस कोड ऑनेस्टली बहुत तंग कर रहा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं इसको हुआ क्या है, लेकिन आप मुझे अगर 1-2 मिनट दें तो मैं अभी ऑनलाइन सर्च करके सी लैंग्वेज का कंपाइलर खोल दूँ। आप बेटर है कोड ब्लॉक्स यूज़ करें, मेरे पास एक्चुअली में है नहीं, मैंने वीएस कोड वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया, तो मैं इसको इसलिए यूज़ करता रहता हूँ। आप मुझे 5 मिनट दें, आपका ये सेशन में चाह नहीं रहा था 1 घंटे को एक्सीड करे, लेकिन अब ये कर जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ, उतनी देर तक ऑनलाइन कंपाइलर खोल देता हूँ। मीनवाइल आप क्वेश्चन कर लें, जो भी मीटिंग होस्ट है वो मुझे बताते रहें कि इनका कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको काइंडली हम उधर ही डील कर लें। ओके, इज इट वर्किंग, इट इज वर्किंग। ठीक है, ओके, हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा ऑनलाइन कंपाइलर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। कि मैं ज़रा अपना माइक ऑफ कर लूँ प्लीज़। आप क्वेश्चंस कर लें, मैं आके सबसे पहले फिर आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, चल गया ऑनलाइन कंपाइलर पे, हम काम कर लेते हैं। तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो जाए ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्क्रीन शेयर हो गया, हैंड रेस कर दें।
ओके, हम एक दफा इस कोड को रिव्यू कर लेते हैं फॉर द फाइनल टाइम, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में वो वाइल लूप तब क्यों टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो आप इधर आ जाओ और ओके, ये ना इसका कोई प्रीफेच कोड था, इसको हम फॉर द टाइम, अच्छा ये अपना ही है जिसको हमने कमेंट किया, यहाँ से देख लें। ठीक है, क्या किया, पहले चॉइस वेरिएबल ले लिया और उसको क्या किया, इनपुट ले लिया। फिर मैंने कहा जब तक चॉइस की वैल्यू 4 नहीं है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप को चलाते रहो। उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट लगी है, वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि इस चॉइस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई केस चला रही है। अब आपको स्विच स्टेटमेंट आती है, तो मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करने वाला कि ये कैसे चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पे पेशेंट डिस्चार्ज चला, 3 पे ये चला, 4 पे लूप एंड हो गया। अच्छा, ये वाली चीज़ को ना आप इग्नोर कर दीजिएगा, वो ये है कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया था, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया था, उसके बाद मैंने कुछ इनपुट्स दिए हैं, तो वो उस वजह से कह रहा है। इसको अवॉइड करके ना आप हम लिख लेते हैं, तो इधर आ जाए 2 1 एंड 4। ठीक है, इस तरह लूप काम कर रहा था। अब आप में से एक बच्चे ने सवाल किया था कि 4 के ऊपर लूप बेसिकली एंड क्यों हुआ। उसकी वजह ये है कि अब हमने ना कोड के फ्लो को समझना है, और उस कोड के फ्लो को समझने के साथ ही हमें एक और चीज़ समझ आ जाएगी कि हमें डू वाइल की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले कोड चलता है, पहले मैंने चॉइस की वैल्यू क्या दी थी, 2 दी थी, तो यहाँ पे चॉइस की वैल्यू आ गई 2। वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो कहता है कि चॉइस क्या 2 4 के बराबर तो नहीं है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ये ट्रू हो जाता है। अब लूप चलता है, लूप के अंदर स्विच स्टेटमेंट है, मैंने वैल्यू दी है 2, 2 पे ये चलता है, पेशेंट डिस्चार्ज और ब्रेक लग जाती है, स्विच टूट जाता है, नीचे आता है, मेरे से दोबारा इंपुट लेता है। इस दफा मैं क्या इंपुट दे रहा हूँ, मैं 1 इंपुट दे रहा हूँ। इधर आ जाए, क्या 1 बराबर है 4 के, नहीं है, दोबारा लूप चलेगा, लूप के अंदर की स्विच चलेगी, अब 1 वाला केस चलेगा, पेशेंट एडिड, पेशेंट एडिड आ गया। अब मैंने यहाँ पे दोबारा आया और उसने मेरे से क्या कहा, भैया मुझे इंपुट दो दोबारा, मैंने इस दफा उससे दे दी 4 इंपुट। वो इधर आया, उसने देखा कि चॉइस 4 के बराबर है, जी चॉइस 4 के बराबर है, तो लूप क्या करेगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और डायरेक्टली प्रिंट कर देगा लूप एंडेड है। तो जिसने भी पूछा था ना मेरे से कि लूप बेसिकली यहाँ पे जो भी मेरे से बच्चा पूछा था कि लूप यहाँ पे टर्मिनेट क्यों है, वो इसलिए टर्मिनेट हुआ कि मैंने कंडीशन रखवाई थी कि यार जैसे ही 4 एंटर होगा लूप को टर्मिनेट कर दो। किसी को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, जिसको हो रही है वो हैंड रेस करे जरा। अच्छा, अब हो गई, मैं रिपीट कर देता हूँ फॉर द लास्ट टाइम। वो ये है कि कोड के फ्लो को समझें। एक चॉइस वेरिएबल है, चॉइस वेरिएबल में हम इनपुट लेते हैं, जब तक चॉइस 4 के बराबर नहीं है मैं कह रहा हूँ कि ये लूप चलाई जाओ। स्टार्ट में मैं इनपुट 2 दी है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या कि ये स्विच स्टेटमेंट चलेगी, अब 2 वाला केस चलेगा। 2 वाला केस ये है, पेशेंट डिस्चार्ज, पेशेंट डिस्चार्ज आ गया। अब स्विच केस टूटेगी, यहाँ पे स्विच केस खत्म हो रही है, नीचे वो मेरे से दोबारा इंपुट लेगा। अब मैंने इंपुट क्या दे दिया, 1 दे दिया। वो लूप में बॉडी में आके देखेगा क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 4, ट्रू, 1 तो 4 के बराबर नहीं होता ना। अब ये वाला केस चलाएगा, हो जाएगा, उसके बाद ये एंड हो जाएगा, फिर मेरे से इंपुट लेगा। अब मैंने 4 दिया, उसने इधर आके चेक किया, अब 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो दैट्स हाउ व्हाइल लूप्स वर्क। ठीक है, ये समझ लगी तो हैंड रेस कर दे। विद दिस अब हम वाइल लूप और डू वाइल लूप में ना एक फर्क समझेंगे, और हम वाइल लूप का एक ड्रॉबैक समझेंगे। वाइल लूप में एक छोटा सा मसला है, वो क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक ना छोटी सी चीज पहले मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको कराता हूँ। अच्छा, मैंने फिर वीएस कोड ही खोल दिया। ओके, वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो देख लेते हैं। हम ना पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, इस सारे को। हम कहते हैं यार हमें ये चीज बाद में समझनी है, पहले हमें ये समझना है, अगर हमें वाइल लूप समझ आ गया तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में फर्क क्या है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंट n इज इक्वल टू 2। अब मैं वाइल लूप लगाता हूँ और मैं कहता हूँ वाइल n इज नॉट इक्वल टू 2, जब तक n 2 के बराबर नहीं होता आप क्या करो, आप printf करो। मेरा नाम ही करा देते हैं, ठीक है। ओके, इस कोड को देखें और इसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, इस वाइल लूप की बॉडी के खत्म होने के बाद मैं प्रिंट कराता हूँ एंडेड, ऐसे ही है। ओके, इस लूप की बॉडी को देखें और मुझे बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। मैं एक कुछ सेकंड दे रहा हूँ, इस लूप की बॉडी को जल्दी से देख लें और मुझे बताएं इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। चले, आई होप मैंने इनफ टाइम दे दिया। अब बताएं उसकी आउटपुट क्या होने वाली है, वो जो भी मैंने आपको लूप दिखाया, लूप ब्रेक। ठीक है, गुड आंसर। और किसी ने बताना है?
एन की वैल्यू क्यों नहीं है, ये देखें, एन में मैंने 2 रखवा दिया। अब मैंने कहा जब तक एन 2 के बराबर नहीं हो जाता ये लूप चलाते जाओ, और जब लूप खत्म हो जाए तो नीचे प्रिंट करो एंडेड। अब इसको हम चलाते हैं, एंडेड प्रिंट हो गया। हुआ क्या कि एन के अंदर वैल्यू थी 2, इधर आया, उसने देखा क्या एन 2 के बराबर तो नहीं है, एन तो 2 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो गया। नीचे आए, प्रिंट कर दिया एंडेड। ये बात समझ लगी है? तो हैंड रेस करें। अच्छा, हैंड रेस में सब बच्चे आ जाते हैं, जब मैं सवाल करता हूँ पता नहीं क्यों चैट में नहीं बोलते। ओके, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि वाइल ने किस तरह का बिहेवियर शो किया। इसको कमेंट करूं मैं? चलो, अब मैं पता क्या करने लगा, मैं इसी एन की वैल्यू 2 के साथ मैं कहूंगा डू वाइल। ओके, वाइल के अंदर क्या कहो कि एन इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसे ही है, और नीचे प्रिंट एफ कर दो एंडेड, और यहाँ पे अंदर क्या करो, अंदर भी एक प्रिंट एफ लगा दो, और यहाँ पे को रनिंग। चल चलाएं, रनिंग भी आ गया और फिर एंडेड भी आ गया। ठीक है, अब ये फर्क क्या है, ये फर्क समझ लो। ये फर्क है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड के अंदर। कोड ऊपर से नीचे को चलता है सिक्वेंशियली, ठीक है। तो ये लूप पता किस तरह चलता है, वो पहले काम करता है पहली दफा, उसने क्या किया, वो नीचे आया, उसने कहा अच्छा भाई डू कोई काम करने लगा है, तो उसने काम कर दिया, प्रिंट एफ रनिंग, उसने रनिंग प्रिंट कर दिया, उसने डू वाला पार्ट कर लिया। अब उसने आगे वाइल की कंडीशन देखी। अब कंडीशन क्या थी कि एन 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एन तो 2 था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप इधर ही ब्रेक हो गया, नीचे उसने एंडेड प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि लूप की बॉडी एक दफा चल जाती है, फिर जाके लूप की कंडीशन चेक होती है। दिस इज वाई वाइल डू वाइल लूप के मुताबिक हम एक बड़ी फेमस लाइन कहते हैं, और वो लाइन आपने अब याद रखनी है। वो लाइन ये है कि डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। और मैंने अभी आपको करके दिखाया कि एक फॉल्स कंडीशन होने के बावजूद भी डू वाइल लूप एक दफा चला है। क्यों? क्योंकि डू का पार्ट पहले लिखा हुआ है, फिर वाइल का पार्ट लिखा हुआ है। तो पहले वो कार्रवाई कर लेगा, उसके बाद वो देखेगा कि सर कंडीशन फॉल्स तो नहीं थी। ठीक है, ये ही एक फर्क है जो कि डू वाइल लूप और वाइल लूप के अंदर है। ये समझ आइए तो आप हैंड रेस कर दें। ओके, स्क्रीन पॉज हो गई अजला, मैं दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि वाइल लूप के अंदर जब हमने ये काम किया था ना कि हमने कहा कि एन की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और प्रिंट करो, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होने की वजह से पूरा पार्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। नीचे उसने प्रिंट कर दिया कि यार भाई एंडेड। डू वाइल लूप ऐसे नहीं करता। डू वाइल लूप एक दफा लाजमी चलता है। तो पहले क्या होता है, वो डू वाला पार्ट चलाता है जिसमें अंदर वो एक्चुअली में कोई काम परफॉर्म करता है। उसके बाद वो वाइल वाला पार्ट चलाता है जिसमें वो देखता है कि कहीं कंडीशन ट्रू या फॉल्स तो नहीं है। तो डू वाइल लूप हमेशा एक दफा लाजमी चलता है। तो इसलिए आप देख सकते हो एन 2 था और ये कंडीशन फॉल्स थी, फिर भी ये वाला लूप एक दफा चल गया कि पहले डू वाला पार्ट चलेगा, उसके बाद क्या होगा, आपका वाइल वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो ये फर्क मैं आपको बता रहा था वाइल और डू वाइल लूप में होता है। जी शाहजिल, आपका स्विच से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है ना तो आप मुझे क्लास के बाद पूछ लेना, मैं अवेलेबल ही हूँगा, मैं आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा, वाइल लूप और डू वाइल लूप समझ आ गए तो हैंड रेस कर दें। ओके, अब मैं आगे चलूं। अब हम उस मेन्यू वाले एग्जाम्पल में एक दफा आते हैं। उस मेन्यू वाले एग्जाम्पल में एक फॉल्ट हमने देखी नहीं थी। अब मैं उस आपको फॉल्ट दिखाने लगा। इसको आ जाओ, कमेंट कर दो, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। आई गेस ये हमारा मेन्यू था इतना। चलो, इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं लूप एंटिटी, ऐसे ही है। चले, जबरदस्त, इसको रन करते हैं। 4 पे लूप टूटना था, लूप एंटिटी। ठीक है, मैंने जब पर्सनली पहली दफा वाइल लूप में प्रोग्रामिंग की ना, मैं आपको अपनी बात बताने लगा। तो मैंने एक मेन्यू डिस्प्ले कराना था अपने प्रोजेक्ट का। मैंने मेन्यू डिस्प्ले करा दिया वाइल के अंदर, और मैंने काफ़ी देर तक उसे वैसे ही छोड़ दिया। फिर मुझे रियलाइजेशन हिट हुई कि अगर कस्टमर पहले ही इनपुट के अंदर कोई ऐसा नंबर डाल दे जो कि मुझे मेन्यू शो ही ना कराने दे, तो ये वाइल लूप तो टूट जाएगा, तो मैं तो ऑप्शन शो ही नहीं करा पाऊंगा। हालांकि ये एक टोटली रॉन्ग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। तो मैंने इसका हल सोचा, मैंने कहा इसका हल क्या हो सकता है। इसका हल ये हो सकता है कि मैं ये सारा काम एक दफ़ा वाइल लूप के बाद भी कर दूं। ठीक है, ताकि उसको पता हो कि यार उसने जो प्रेस किया है वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। ये देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने स्विच स्टेटमेंट को ना मैं कॉपी करके एक दफ़ा बाहर ले जाता हूँ, इधर रखवा देता हूँ।
चलो आई होप कोई सिंटैक्स एरर ना आए। सो रन करते हैं। ओके मेरे से इनपुट मांग रहा है, 4 लिखूं, एग्जिट प्रिंट हो गया, ठीक है, उसको पता लग गया उसने क्या ऑप्शन प्रिंट किया है। तो अब ये एक एक्स्ट्रा रिडंडेंसी है, क्या है कि मैंने स्विच स्टेटमेंट को वाइल के अंदर भी लिखा हुआ है और वाइल के बाहर भी एक दफा लिखा हुआ है, जो कि मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अगर वो पहली ऑप्शन ही गलत कर देता या पहली ऑप्शन पे एग्जिट कर देता तो फिर तो मेरा कोड रह गया था। क्या ये चीज नाइस नहीं हो जाती कि कहीं ना कहीं मैं इस तरह की लॉजिक डिफाइन कर दूं कि मेरा लूप एक ना एक दफा तो लाजमी चलेगा ही चलेगा, बेशक ऑप्शन गलत है बेशक ऑप्शन सही है। तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए आपके पास कौन आया, डू वाइल लूप आया, ठीक है। वो कैसे करता है वो देख लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम कट कर देते हैं, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, डू लिखा था, और यहाँ पे लूप एंड होता है, यहाँ पे हम वाइल लगा देते हैं सर जी। तो अब हम दोबारा 4 लिख देते हैं। ओके आप पता क्या करो, आप इस वाली पार्ट को भी ना, ओके ठीक है, इसको भी हटा दो। इसको हटाने की वजह यह है कि अगर हम एक दफा इंपुट बाहर ले रहे हैं और दूसरी दफा इंपुट अंदर ले रहे हैं तो हमसे डबल टाइम्स इंपुट लेगा, ठीक है। तो हम इसको पता कैसे चेंज करेंगे, हम इंपुट एक दफा लूप के स्टार्ट में लेना शुरू कर देंगे। ये काम भी आपका आसान हो गया, आपके दोनों काम निपट के। अब आपको इंपुट लूप के बाहर लेने की एक दफा जरूरत नहीं है। आपको याद होगा ना, इससे पहले हम एक दफा इंपुट लूप के बाहर ले रहे थे, एक दफा इंपुट लूप के एंड पे ले रहे थे। अब इंपुट भी एक दफा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि लूप चलेगा पहली बारी तो चलना ही चलना ना, ये तो हमने सीख लिया कि डू वाइल एक दफा चलेगा ही चलेगा। तो सबसे पहले वो हमसे इंपुट लेगा और इंपुट लेने के बाद वो हमें स्विच स्टेटमेंट चलाएगा, उसके बाद दोबारा लूप अगर चला तो दोबारा इंपुट लेगा। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। ओके इनपुट में 4 देता हूँ, एग्जिट प्रिंट हुआ, लूप एंडेड प्रिंट हुआ, ठीक है। तो डू वाइल लूप जो है वो मुझे भी काफी देर तक लगता रहा था कि बड़ा फजूल लूप है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसकी एक्चुअली में जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन जिसमें डू वाइल आपके काम आता है। इस चीज की समझ आइए तो आप हैंड रेस कर दें। ओके अब जिसका क्वेश्चन है वो पूछे, क्योंकि इसके बाद नेस्टेड लूप है। तो वो अगली मीटिंग क्रिएट करनी है, जो भी होस्ट है, अहमद शराज होस्ट है, तो आपने ना अभी अगली मीटिंग क्रिएट करनी जब मैं आपको बताऊंगा, तब तक ये क्वेश्चन कर ले जरा। मैंने चैट खोली हुई है। ओके रिपीट वन लास्ट टाइम, वाइल लूप के डू वाइल लूप रिपीट करो लास्ट टाइम, ये बता दें। और इसके अलावा जो बच्चा चाह रहा है कि डू वाइल लूप रिपीट कर दें वो एक दफा हैंड तो रेस कर, ताकि मुझे पता हो। ओके अब इतने बच्चों ने हैंड रेस किया, तो जब मैं बार बार पूछ रहा था तो तब किसी ने चैट में क्यों नहीं टाइप किया। देखिए आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा आपको नहीं समझ आई है। आप हैं भी स्क्रीन की उस साइड के ऊपर, आप मेरे सामने फिजिकल प्रेजेंट हो तो मैं एक्सप्रेशन से पता भी कर लूँ कि यार इसको समझ आई है कि नहीं आई। तो कम्युनिकेट किया करें। मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, लास्ट टाइम तो नहीं कह रहा, दोबारा कहोगे दोबारा समझा दूंगा, लेकिन इस चीज़ को समझे, प्रोग्राम का फ्लो समझे कि डू वाइल लूप एक दफ़ा क्यों चल रहा है। पहले मैंने चॉइस का वेरिएबल बना दिया, उसके बाद मैंने चलाया डू। अब डू कहता है कि काम करो, तो काम होगा, एक दफ़ा लाजमी होगा, काम खत्म होने के बाद कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब डू वाइल लूप कुछ भी हो जाए एक दफ़ा तो लाजमी चलेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी काम करो, उसके अंदर आके मैं उसे कहता हूँ कि भाई चॉइस के अंदर वेरिएबल के अंदर क्या ले लो, इनपुट ले लो, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट चलो, जो यूजर इनपुट दे रहा है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई केस चला दो, और उसके बाद क्या करो, लूप की उस इटरेशन को खत्म कर दो। अब लूप की अगली इटरेशन स्टार्ट होगी, वो आपसे फिर पूछेगा कि इस दफा चॉइस वेरिएबल के अंदर क्या इनपुट देनी है। तो आप जो इनपुट दोगे स्विच चलेगी, और स्विच के बाद इधर आके कंडीशन चेक होगी कि कहीं आपने 4 तो नहीं दे दिया। अगर आप 4 दे दोगे तो यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक और दफा चला दें इसको, हम 2 लगाएं। ओके मैंने उसके ऊपर ही रख दिया, मेरे ख्याल में मैंने ना इसको छेड़ दिया। ओके नहीं करना चाहिए था, क्या गलत किया है, यहाँ से इसको हटा दो। ओके दोबारा रन करते हैं। ओके पेशेंट डिस्चार्ज, पेशेंट सर्च, क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसने मेरे से यहाँ पे इंपुट मांगी लूप के अंदर, मैंने कहा 2 करो, स्विच में आया, क्या प्रिंट किया, पेशेंट डिस्चार्ज, ठीक हो गया। उसके बाद देखा कि कहीं 4 तो नहीं एंटर कर दिया, मैंने तो 2 एंटर किया था, वापस जाएगा, लूप की अगली आइटरेशन चलेगी यहाँ से। तो अब क्या मेरे से करेगा, कहेगा दोबारा इंपुट दो, इस दफा मैंने 3 दे दी, स्विच के अंदर केस नंबर 3 चल गया। उसके बाद लूप की अगली इटरेशन में जाके देखेगा कि भाई 4 तो नहीं एंटर कर दिया, नहीं किया मैंने, तो उसके बाद दोबारा चलाएगा। अब तीसरी दफा इंपुट मांग रहा है, अब मैं 4 दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 दे दिया,
4 के अंदर आएगा, केस नंबर 4 देखेगा, केस नंबर 4 में एग्जिट प्रिंट कराएगा, स्विच खत्म होगी, यहाँ पे चॉइस ऑफ 4 के इक्वल है, लूप टूट जाएगा, यहाँ पे कहेगा लूप एंडेड है। सो दैट्स ऑल डू व्हाइल लूप वर्क। अच्छा, ये कहाँ यूजफुल है? जहाँ पे आपने मेन्यू क्रिएट कर दिया, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, ये मैं आपको इस लेवल पे बता रहा हूँ, ये ना समझ लेना कि हायर लेवल पे जो प्रोग्रामर्स काम करते हैं वो डू व्हाइल लूप लगाते होते हैं मेन्यू बनाने के लिए, वो एक इंटायरली डिफरेंट गेम है। लेकिन आपने अगर सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाना तो आपने याद रखना है कि मेन्यू बनाने के लिए डू व्हाइल लूप यूज होता है। चाहे हॉस्पिटल सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम है, रेस्टोरेंट का सिस्टम है, तो मल्टीपल ऑप्शन शो कराने के लिए यूजर को कब तक शो करानी है? जब तक यूजर एग्जिट का बटन ना प्रेस कर दे या फिर एग्जिट की ऑप्शन ना सेलेक्ट कर दे, तब तक आपने क्या करना है? उसको बार बार ऑप्शन दिखानी है, तब आप व्हाइल और डू व्हाइल लूप यूज करते हो। अब ये सबको समझ आ गया दोनों लूप्स, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप? तो हैंड रेज करें। ओके, अब हम एक और सेशन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को मैंने थोड़ा लंबा खींचा है ऑन पर्पस आपको, ताकि समझ आ जाए चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड आई होप आपको समझ आई है। अब हमने नेस्टेड लूप करना है, वो आज का टॉपिक है हमारा, हमें उसे खत्म करना ही करना है। तो अहमद शराज, आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक और मीटिंग क्रिएट कर दो, उसके अंदर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी आपको खत्म करा दूँ, ठीक है? ओके अहमद, आप इधर हैं? आप काइंडली माइक ऑन करके मुझे बता दें। जी जी मैं कर देता हूँ। जी आप क्रिएट कर दो और इनको व्हाट्सएप में लिंक प्रोवाइड कर दें। आप सारे जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, फॉर द लास्ट टाइम, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप किस लिए यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, समझ लग गई? बाकी चीज़ें आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे। हैंड रेस करते हैं। आप पे यकीन करके आगे चल रहा हूँ, बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने नहीं कराया, ठीक है? ओके, अब हम क्या करने लगे हैं? हम नेस्टेड लूप को समझने लगे हैं। ओके, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोगों को ऐड होने देते हैं। तब तक मैं स्क्रीन ही शेयर करता, मैं कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ अपने पास जो कि नेसेसरी होगा थोड़ी देर तक, बल्कि कर ही लेते हैं स्क्रीन भी शेयर, क्या ही मसला हो जाएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो हैंड रेस करते हैं सारे। ठीक है, अब ना हमने नेस्टेड लूप पढ़ना है, तसल्ली से गौर से एक एक बात सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये सारा कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कोड आपको मिल जाएगा, बाद में आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, इस चीज़ को भूल जाओ। चलो, यहाँ पे ना C++ वाले बच्चे भी थे, तो जितनी भी चीज़ें पढ़ी इन सबका सिंटेक्स भी सेम था। आप लोगों को समझ आ गए तो हैंड रेस कर दें, ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ लूप होती हैं। एक होती है काउंटर कंट्रोल लूप, जिसके अंदर हमें पता होता है कि लूप कितनी दफ़ा चलाना है, उसे कहते थे फॉर लूप। दूसरा होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप, नोट्स में नाम आ जाएंगे, थ्योरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेंटिनल कंट्रोल लूप जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, जो व्हाइल और डू व्हाइल। ओके, अब ना हमने नेस्टेड लूप पढ़ना है। नेस्टेड लूप अलहदा से लूप की टाइप नहीं है। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि आप लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप रखवा देते हो, ठीक? सवाल ये है कि किस टाइप के लूप की बॉडी के अंदर किस टाइप का लूप आ सकता है, क्या रूल्स है, क्या चीज़ें अलाउड है? तो एक सिंपल सी बात सुन लें कि हर टाइप ऑफ लूप के अंदर हर टाइप ऑफ लूप आ सकता है। वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर फोर, फोर के अंदर वाइल, फोर के अंदर कोई भी लूप आ सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को तो भूल जाओ ना कि किस टाइप के अंदर कौन सा लूप आएगा। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप लूप की बॉडी के अंदर जब एक और लूप लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेस्टेड लूप। मलाइका, आप हैंड रेस काइंडली अपना रिमूव कर लीजिए, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, आप नेक्स्ट टाइम बोलूँगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हमने नेस्टेड लूप को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते हैं कि हम एक केस स्टडी बनाएंगे, थोड़ी उसके ऊपर काम करेंगे और फिर देखेंगे कि नेस्टेड लूप एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। इसके एक एक स्टेप को गौर से समझना है, क्योंकि अगर आपने इसका एक स्टेप बीच में मिस कर दिया तो आपको आगे की चीज़ नहीं समझ आएगी, ठीक है? तो अब आप एक चीज़ याद रख लो, आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आप सारे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कॉमसेट से ही हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आपको जितना भी नेस्टेड लूप आएगा ना, वो फोर के अंदर फोर लूप ही देंगे, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है?
तो हमने भी वही वाला लूप ही ज़्यादा डिस्कस करना है। दो, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आप जाके खुद सर्च कर लो वाई लूप के अंदर वाई लूप मुझे कब लगाना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप समझाऊंगा, क्योंकि हमने ये समझना नेस्टेड लूप कैसे बनता है। ठीक है, ओके। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि फॉर लूप का सिंटेक्स बता दें। उसके लिए मैं सिर्फ एक दफ़ा फॉर लूप आपको समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले लिखना होता है फॉर, उसके बाद आपने ब्रैकेट डाल के इसकी बॉडी बना देनी। इसके 3 पार्ट हैं इस ब्रैकेट के। पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, कि भाई जो लूप स्टार्ट कर रहे हो उसके वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है। अभी आप वाई लूप देख के आए हो, मैं आई को 1 से स्टार्ट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1। वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन इज डन बिफोर द बॉडी ऑफ लूप, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। अभी आपने देखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा, मैंने बॉडी ऑफ लूप के बाहर ही वेरिएबल इनिशियलाइज किया ना, लेकिन फॉर लूप के अंदर वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर इनिशियलाइज हो जाता है। दूसरी बात क्या आपने बताना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टर्मिनेशन क्या है। तो मैं कहता हूँ जब तक आई की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर है लूप चला दो। तीसरा पार्ट है इंक्रीमेंट करके पहुंचना है तो कितना इंक्रीमेंट करके पहुंचना है, डिक्रीमेंट करके पहुंचना है तो कितना डिक्रीमेंट करके पहुंचना है। तो ये वाली फॉर्म तो आपको लिटरेचर में मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं आई प्लस इक्वल्स टू, यानी आई की वैल्यू में 2 करके इजाफा करते जाओ, और फिर क्या करो, प्रिंट एफ कर दो %d और बैकस्लैश n डाल देते हैं, कोमा आई। ओके, इतना से फॉर लूप है 1 3 5 7 9। क्यों? लूप पहली दफा चला, आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हुआ। दूसरी दफा आया, इंक्रीमेंट हुआ, 2 ऐड हुआ, 1 में ऐड हो गया 3 हो गया। तीसरी दफा 2 ऐड हुआ 5 हो गया। चौथी दफा 2 ऐड हुआ 7 हो गया, फिर 9 हो गया। उसके बाद 2 ऐड हुआ 11 हो गया, तो 11 10 से बड़ा हो गया, लूप टूट गया। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी मेरे से पूछा था कि उसको फॉर लूप नहीं समझ आई, वो मुझे बता दे उसको समझ लगी, मैं चैट में देख रहा हूँ। चलो, अपना नेस्टेड लूप है, लूप्स और फंक्शंस, इससे अगला टॉपिक होगा जो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह या परसों। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर इन चीज़ों को समझ जाओगे प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगी। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस लेकर रहा हूँ। तो अब आई एम होपिंग कि आपको पिछले 3 जो कि मेजर टाइप्स ऑफ लूप्स हैं वो समझ आ गए। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके हाथ पे चढ़ेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ आ गए, वो चीज़ मैटर करती है। सिंटैक्स तो बाद में भी कर लेते हैं, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलें, अब ना केस स्टडी सुन लें। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना नोटपैड खोल लेता हूँ। आई होप मेरा नोटपैड भी विजिबल है। ओके, मैं आपको कहता हूँ, फॉर सम रीज़न मैं अब आपके साथ बैठा था, हम प्रोग्रामिंग की डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपको कहा यार ये मुझे ये तुम 4 स्टार प्रिंट करके देते हो। तो आप कहते हो कि अच्छा बड़ा कोई काम दिया मुझे, ये लो मैं भी करके दे देता हूँ। तो आप लिखोगे प्रिंट एफ और आप 4 स्टार मुझे ऐसे प्रिंट करके दोगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या इस तरीके में कोई गलती है, कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने 4 स्टार प्रिंट करने थे, कर दिए। हैंड रेस करके अपनी पार्टिसिपेशन शो करनी। ठीक है, आप निकले बहुत स्मार्ट। मैं आपको कहता हूँ सर ठीक है 4 कर दिए प्रिंट, अब जाओ 200 प्रिंट करके आओ हाँ ज़रा। तो आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको अब एक काम जो कि मैं आपको 4 दफ़ा रिपीट करने को दे रहा था, मैंने आपको 200 दफ़ा रिपीट करने को दे दिया। अभी आपके लिए फीजेबल तो नहीं कि आप एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट को 200 दफ़ा लिखोगे। तो इस तरह के मौके के ऊपर आप क्या करोगे, आप लूप का यूज़ करोगे। अच्छा, लूप में हम 200 स्टार नहीं प्रिंट करने वाले, लूप में हम 5 स्टार या 4 स्टार ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अब इन स्टार्स को लूप से कैसे प्रिंट करना है। इसको हटा देते हैं। ओके, अब एक एक स्टेप का मुझे जवाब देना, क्योंकि मुझे बच्चों पे नॉर्मली इस पार्ट में कभी भरोसा नहीं रहा। ओके, ये एक प्रिंट है, इससे एक स्टार आएगा। जब मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और एक फॉर लूप लगाऊंगा, तो मैं फॉर के अंदर कहूंगा कि इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू 4 तक आई को कराओ प्लस प्लस और ये करो। ये जो मैंने पार्ट लिखा है इसकी आउटपुट मुझे आप कुछ सेकंड है आपके पास, चैट में लिख के बताएं। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करे इस दफ़ा वो भी लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आपको लूप आता है एटलीस्ट। आई 1 से लेके 4 तक चल रहा है। प्रिंट एफ को गौर से देख लें, बैकस्लैश एन स्पेस नहीं नजर आ रही है आपको, और मुझे बताएं इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, 2 बच्चों ने, 3 ने कर दिया। ठीक है, आप सारे ठीक है, यही आउटपुट आएगी। तो मैं देख लेता हूँ कि आप सारे ठीक भी हैं कि नहीं है, तो यही आउटपुट आएगी। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, मैं एक न्यू लाइन ऑपरेटर लूप के बाहर डाल दूँ
क्योंकि मैं लूप के अंदर डालता तो सारे स्टार जो हैं वो फिर एक लाइन में एक स्टार आता, अगली लाइन में एक स्टार आता, अगली लाइन में एक स्टार आता। आपको समझ लगी है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बस मैंने इसके बाद ये काम किया है, तो इस काम से पता क्या होगा, लेट से मैं इसके आगे कुछ लिखूंगा ना तो वो नीचे प्रिंट होगा। बस ये कहना चाह रहा था मैं। तो बस मैंने एक न्यू लाइन ऑपरेटर डाल दिया, ठीक है। अब मैं फिर से आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ सर गुड वर्क, आपने 4 स्टार प्रिंट कर दिया। अब पता है क्या करो, ये 4 स्टार की जो एक रो बनाई है ना, ये भी 4 दफा प्रिंट करके ला दो। आप फिर से बड़े स्मार्ट हैं, आप मुझे कहते हैं अच्छा इतनी सी बात है, तो ये फॉर लूप जो है इसको मैं 4 दफा कॉपी पेस्ट करके ना लिख दूं। आप कहते हो ये लो, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा स्टार प्रिंट हो गए। ये पार्ट समझ जाइए कैसे चला है, तो हैंड रेस कर दें। लेकिन इस दफा ना मुझे आ जाना गुस्सा और मैंने मार देना थप्पड़। मैंने फिर कहना है कि भाई अब मैं अगर कहूँगा 200 रो प्रिंट करो तो फिर क्या करोगे? अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि 4 स्टार इस तरह नहीं प्रिंट करने थे, अब तुमने रो 4 इस तरह प्रिंट कर दिए। तो आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे ठीक है अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं इस काम को भी लूप के अंदर कर दूंगा। तो अब आपने देखना है आपने काम कौन सा रिपीट करना है। ये देखो, मैंने ये वाला काम रिपीट करना है ना, ये एक रो को प्रिंट करने का कोड है। अब आपको पता है, मैं आपको इसको हटा के दिखा देता हूँ। ये लो, हटा दिया मैंने। ये लो, इसे एक रो प्रिंट होगी और एक न्यू लाइन पे ऑपरेटर चला जाएगा। ऐसे ही है। अगर मैं इस काम को उठाऊं और इसको कट कर दूं और फॉर इंट, अब मैं दूसरा लूप वेरिएबल यूज करूंगा जे, क्योंकि जब नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो सेम वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो भूल जाता है कि अंदर वाले लूप का कौन सा, बाहर वाले लूप का कौन सा। ठीक है। और मैं कहता हूँ ये लूप जो है ना बाहर वाला, ये चलेगा सर 4 दफा, और जो अंदर वाला लूप ये इसकी वजह से 4 दफा अंदर ये चलेगा। तो जब मैं इसे चलाऊंगा तो इसने 4 स्टार प्रिंट कर दिए। तो मैंने क्या किया, इस लूप को चूंकि मैंने 4 दफा चलाना था, मैंने इसे उठा के कोड लूप के अंदर रख दिया और ये 4 दफा चल गया। तो ये आपका बन गया नेस्टेड लूप। समझ आइए ये कैसे बना? ठीक है। अब नेस्टेड लूप को ना, अच्छा रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कट करते हैं, हम इधर आ जाते हैं, एक और दफा इसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट करते हैं। ओके, ये पार्ट मैंने शेड किया है। जिसने भी सवाल किया इसे रिपीट करने का वो मुझे बताया कि इस पार्ट जितने को शेड किया इसकी आउटपुट क्या होगी। दोबारा से बताइए तो आमना, मैं आपसे पूछूं, मुझे इसकी आउटपुट बताएं। मैंने शेड किया कोड, मैं दोबारा एक दफा आपके लिए खोल देता हूँ, आप देख लो। ये वाला कोड मैंने शेड किया, मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी। गलत बता दो, कोई मसला नहीं, पर बताना। ओके, सही बताया। अब आपको पता है कि जो बैक स्लैश एन है ना, वो न्यू लाइन के अंदर प्रिंट एफ को ले जाती है, ऐसे ही है। तो अगर मैं इस फोर लूप को 4 दफा लिखूंगा तो क्या मेरे पास रोज 4 रोज आ जाएंगी स्टार की? हाँ या ना में जवाब दे दें। मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो काम है ना, ये वाला काम, ये अगर मैं 4 दफा नीचे कॉपी पेस्ट कर दूं तो क्या मेरे पास 4 रोज आ जाएंगे स्टार की? यस या नो, इतना बता दें, कोई बात नहीं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसको बार बार कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर मैं ये सारा काम भी एक लूप में कर दूं, क्योंकि यही काम मैंने बार बार करना है ना, तो ये काम अगर मैं एक लूप के अंदर कर दूं सेपरेट, तो क्या ये सेम काम मेरा कम कोड के अंदर नहीं हो जाएगा? मैं आपको करके दिखाता हूँ बल्कि। अभी देखें, अब ये काम मैंने बार बार करना है ना, इसको उठाता हूँ मैं यहाँ से, मैं कट करता हूँ और मैं इस लूप के अंदर फेंक देता हूँ। मैं कहता हूँ सर अब तुम संभालो, तुम्हारी सर स्पीड है। तो ये लूप चलेगा, इसके अंदर ये लूप पहले पूरा चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर इसके अंदर ये पूरा चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर इसके अंदर ये पूरा चलेगा, और ये ऐसे 4 रोज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 करूंगा ना, तो अब 5 रोज प्रिंट होंगी। ठीक हो गया, लेकिन अभी के लिए मैं इसे 4 रहने देता हूँ। ये तो बड़ा बेसिक लेवल, अभी हम इसको डीपली स्टडी करते हैं, हैंड रेस करते हैं अगर आपको समझ लग गई है सबको। अब एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिठा लेनी है, जब भी एमसीक्यू देने बैठो, जब भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोई टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करो या कोड स्निपेट सामने आ जाए, नेस्टेड लूप की एक बात याद रखनी है। और मैं यहाँ पे वो लिख देता, लेकिन वो आपको कमेंट्स में नजर नहीं आनी, लेकिन मैं ऊपर लिख के कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। वो बात क्या है, वो बात इतनी सी है कि सर फॉर ईच
iteration of outer loop, inner loop executes completely. For each iteration of outer loop, inner loop executes completely. इसका मतलब क्या है कि आउटर लूप, जो लूप बाहर वाला है ना, उसके एक दफा चलने के अंदर अंदर वाला लूप जो है वो पूरी आइट्रेशन कंप्लीट करेगा। अब इसकी पूरी आइट्रेशंस कितनी है? 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब जे की हर एक वैल्यू के लिए आई 1 से लेकर 4 तक चलेगा। आप कह सकते हैं शान आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं आपकी बात मानते। मैं कहता हूँ नहीं मानते, कोई मसला नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे आउटर लूप शुरू होता है, मैं आपको जे की वैल्यू को ऐसी है ना, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि भाई ये देखो, मैं ना जे की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, एक न्यू लाइन ऑपरेटर डाल देता हूँ, ठीक है। नीचे एक रो आनी है, तो यहाँ पे मैं स्टार की जगह पता क्या करता हूँ, मैं परसेंट डी के साथ आई को प्रिंट करा देता हूँ, जो कि इनर लूप की वैल्यू है, और साथ स्पेस दे देता हूँ, कोमा आई, ठीक है। अब देखना आप, ये जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, और ये जे की वैल्यू है। जे की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक आइट्रेशन के लिए आई पूरा चला है। जे की हर एक आइट्रेशन के लिए आई पूरा चला है। तो फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप, इनर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली। समझ लग गई है? अब इसको कोड के फ्लो के हिसाब से भी समझो ना। वो कोड के हिसाब से क्या है, ये देखो, कोड इस तरह चलता है, इसको ना स्पेसिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा नीट लगे, और तो मैं नीट कोड कभी लिखता नहीं वैसे इतना। ओके, कोड चलेगा ऐसे, वो कहेगा अच्छा सर लूप आ गया, बार बार काम करना है, वो आएगा लूप के अंदर, जे की वैल्यू को प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू क्या है 1 है, इसके नीचे आएगा एक और लूप आ गया। अब वो इस लूप के आगे तब तक जा ही नहीं सकता जब तक ये लूप कंप्लीट ना हो, तो उसको इस लूप को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 टाइम ये लूप कंप्लीट होगा, जिसमें आई की 4 वैल्यू प्रिंट होगी, 1 2 3 4। फिर ये आगे जाएगा और ये बैकस्लैश एन करेगा, फिर ये इधर आएगा। अब जे की एक आइट्रेशन हुई थी, अब वो जे के लूप में दोबारा आएगा, अब वो जे प्रिंट करेगा, अब जे की वैल्यू क्या हो गया 2, उसके आगे फिर लूप आ गया। अब वो आगे नहीं जा सकता, उसको इस लूप को फिर कंप्लीट करना है, तो फिर 1 2 3 4 प्रिंट होगा, फिर नीचे न्यू लाइन पे जाएगा, फिर जे की वैल्यू 3 के लिए, फिर जे की वैल्यू 4 के लिए। तो इस तरह नेस्टेड लूप काम करता है। अब समझ आइए तो हैंड रेस कर दें। ओके, अब पता है क्या करने वाले हैं, अब हम ना पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता वो आपकी लॉजिक को टेस्ट करने के लिए ना, आपकी यूनिवर्सिटी को बहुत ही शौक है, वो आपको स्टार के पैटर्न्स देती है नेस्टेड लूप की लॉजिक को चेक करने के लिए। तो अब हम 2 से 3 पैटर्न प्रिंट करेंगे, 2 से 3 पैटर्न को प्रिंट करने के बाद हम आज का लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। चलो ये देखना गौर से। अब हम एक क्वेश्चन को लॉजिकली अप्रोच कैसे करना है, कोड की फॉर्म में कैसे सोचना है, वो भी देखते हैं। अगर जे का प्रिंट एफ ना लिखे मोहम्मद हुज़ैफा अली, एक्सीलेंट क्वेश्चन यार, नहीं लिखते, ये देखें कमेंट कर दिया मैंने, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, बस जे की वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, कोई मसले की बात नहीं सर, लगी समझ? ओके, फॉर द लास्ट टाइम हैंड रेस कर दें ताकि मैं आपको फिर पैटर्न प्रिंट करा के दिखाऊं कि कैसे करना है। ओके चलें, इस सब को करते थे हम कमेंट, हम अपना सिंपल सा नेस्टेड लूप लिखते हैं। और अब मैं आपसे पूछूंगा इसके आउटपुट क्या, तो मैं आई को चलाऊंगा। अब नॉर्मली हम यूज क्या करते हैं, हम आई को आउटर लूप रखते हैं, वो तो मैंने समझाने के लिए जे को रख दिया था, नॉर्मली आई को रखते हैं। तो आई 1 से लेकर 4 तक चलेगा, और आई को क्या करूंगा प्लस प्लस करूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक जे का लूप चलाऊंगा, 4 इन जे इज इक्वल टू 1, और जे को भी मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा, मैं कहता हूँ 4 तक लेके चलो, और जे को क्या करता हूँ प्लस प्लस। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि प्रिंट एफ कर दो ये तारे, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, प्रिंट एफ कर दो बैकस्लैश, ऐसे ही है। अभी ये कोड थोड़ी देर पहले लिखा था, इसकी आउटपुट क्या आएगी जरा बता सकते हैं आप? आउटपुट ना लिख के बताएं, वो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बता दें कि कितनी रोज प्रिंट होंगी स्टार की, इतना बता दें। ओके सही कह रहे हैं हुजैफा। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन कैसे वैलिड होता है कि फॉर ईच आउटर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली वाला? तो आप देख सकते हैं कि वो जो एक रो लिखी हुई है ना मैंने, बेसिकली वो एक इनर लूप की कंप्लीट एग्जीक्यूशन है। 1 पहले आई था, आई ही फिर 2 हुआ, आई ही फिर 3 हुआ, आई ही फिर 4 हुआ,
फिर अगली इटरेशन चली, अगली इटरेशन में नेस्टेड लूप दोबारा चला जो इनर लूप था, इनर लूप में मैंने आई को 1 से 4 तक चलाया तो फिर 1 से 4 तक प्रिंट हुआ, फिर आउटर लूप चला, फिर मैंने आउटर लूप के अंदर इनर लूप को 1 से 4 तक चलाया। तो इस तरह वो वैलिड हो रहा है कि फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये देखो ये ना, इसको मैं चला के देखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये नेक्स्ट ये चला बेसिकली इन्फिनिट लूप चला है, कैसे चला वो देख लेते हैं। आई को लेस देन इक्वल टू 4 करना है, ऊपर कोई प्रीवियस वैल्यू तो नहीं डिक्लेयर्ड, ओके मैं देख लूँ इसको, मैं डीबग कर लूँ कहीं पे कोई मसला तो नहीं कर दिया हमने। ओके यहाँ पे देखें ये छोटे से सिंटैक्स एरर होते हैं, इनको ठीक कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे आई को लेस देन 4 लिखा हुआ था, इसलिए वजह से नेस्टेड लूप वो इन्फिनिट लूप चल पड़ा था, ये कर देते हैं, ठीक हो गया। ठीक है तो 4 रोज प्रिंट हो गई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ठीक है आप ना चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने लगो और फिर हम इकट्ठे समझेंगे कि अब नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहा है। ऑल दो इतनी ही एक्सप्लेनेशन होती है नेस्टेड लूप की। मैं कहता हूँ जे को 4 तक ना चलाओ, जे को अब आई तक चला दो, ठीक है जे को 4 तक ना चलाओ, जे को आई तक चला दो, ये पैटर्न प्रिंट हो गया। आप कहते हो नहीं समझ आई भाई ये कैसे हो गया, मैं कहता हूँ सब्र करो यार, एक और पैटर्न जो आपके पेपर्स में है वो प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये लो, यहाँ पे जे की वैल्यू को प्रिंट करो, ओके 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब आपको मेरी लॉजिक वैलिडेट होती नजर आएगी, जो आपने मुझे कहा था ना कि कैसे हो रही है। ये देखो लूप चला, ड्राई रन करके देखो ना, ऊपर से नीचे आया, आई की पहली वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब वो नीचे आएगा, अब ये लूप पूरा चलेगा, तो जे पहले 1 था और आई की वैल्यू क्या 1, तो ये 1 से लेकर 1 टाइम्स लूप चलेगा, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया 1 प्रिंट हो गया, नीचे वाली लाइन आ गई। उसके बाद क्या हो गया, दोबारा इधर आएगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो गई 2, जे का लूप 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है 2 तक चल रहा है, तो ये 1 के साथ अब 2 भी प्रिंट करेगा न्यू लाइन, और फिर न्यू लाइन में आ जाएगा, लूप दोबारा चलेगा, ये इस लूप में आएगा, आई की वैल्यू 2 से बढ़ के क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब जे 1 से लेकर 3 तक चलेगा, तो पहले 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हो गया, न्यू लाइन आ गई, अगली बारी में इस तरह 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। ये पैटर्न समझ आया। चलो इसी पैटर्न को थोड़ा चेंज करके एक और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। पता है क्या बनाया जा सकता है, अब हम वापस तारों पे आ जाते हैं, क्योंकि अब आपको इनफ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि यार किस तरह काम करता है। तो पैटर्न तारों का ज्यादा आता है, अलबत्ता नंबरों का भी आ जाता है, तो वापस आ ये तारे बन के। ओके मैं कहता हूँ कि जे को 1 से आई तक ना चलाओ, मैं कहता हूँ जे को 4 से चलाओ जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू आए, और जे को डिक्रीमेंट करो, तो ये वाला पैटर्न आ जाएगा। अब ये वाला पैटर्न कैसे आया ये भी समझ लें। इसके लिए ये समझ लें कि प्रिंटिंग आपकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, अभी तक आपने जितनी भी दफा प्रिंटिंग किया लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, इस बात की तो आपको समझ है। ओके इधर आ जाओ, आई 1 से लेकर 4 तक चलेगा, तो पहले आई की वैल्यू क्या थी 1, जे 4 से लेकर 1 तक चलेगा डिक्रीमेंट अंदाज के अंदर, तो 4 से लेकर 1 तक जाते हुए जे माइनस माइनस हो रहा है, तो पहले जे की वैल्यू होगी 4, ये एक दफा स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू 3 होगी फिर प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू 2 होगी फिर स्टार प्रिंट करेगा, और जे की वैल्यू 1 होगी फिर स्टार प्रिंट करेगा, तो 4 स्टार आ गए बैकस्लैश है। आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2 हो गई। अब जे 4 से लेकर 2 तक चलेगा, तो पहले 4 के लिए चला, 3 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 स्टार प्रिंट कर दिए, नीचे प्रिंट एफ आ गई, ठीक है। इसी तरह 2 स्टार प्रिंट करेगा, इसी तरह 1 स्टार प्रिंट करेगा। अब इस पैटर्न की समझ आई है तो हैंड रेस कर दो, ठीक है। अब एक लास्ट पैटर्न समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बच्चों से गलत हो जाता है, मेरे से बड़ी दफा गलत हुआ। चलो अब ना हमें ये पता लग गया कि हमने लेफ्ट वाला राइट ट्रायंगल कैसे बनाना है और इन्वर्टेड लेफ्ट राइट ट्रायंगल कैसे बनाना है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे ये बनाना है 1 2 3 और ये बनाओ, इसके लिए ना हम पहले 4 नहीं जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके 1 2 3 और स्पेस दे देते हैं, 1 2 1 2, ठीक है 1 2 3 और ये। अब मैं आपको कहता हूँ ये वाला पैटर्न प्रिंट करो सर। अब इस वाले पैटर्न का कोड अभी तक हमने किया नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें इसकी पहली लॉजिक बनानी पड़ेगी, तहम्मुल के साथ लॉजिक सुन लो, लॉजिक समझ आ गई, कोड लिखना कोई मुश्किल बात नहीं, बार बार बता रहा हूँ क्या लॉजिक है। पहले हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लें, ओके। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मैं माइक को बार बार बीच में ऑफ कर रहा हूँ, मेरी एक्चुअली में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
तो मुझे मजबूरी के तहत ये करना पड़ रहा है, अदरवाइज अगर ये डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है तो आई रियली अपोलोजाइज। ओके, तो हम ये कर देते हैं। अच्छा, करना क्या ये सुन लें। अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो पहली रो के अंदर लेफ्ट से 3 स्पेसिस के बाद पहला स्टार प्रिंट हुआ है। अगर आप दूसरे वाली रो ऑब्जर्व करो तो लेफ्ट से 2 स्पेसिस के बाद स्टार आया। तीसरी रो के अंदर लेफ्ट से 1 स्पेस के बाद स्टार आया। ठीक है, स्टार फिर बढ़ते गए। स्टार की लॉजिक तो सेम है ना कि जे को 1 से लेकर आई तक चलाओ, क्योंकि पहले i1 होता है, फिर i2 होता है, फिर i3 होता है और फिर i4 होता है। तो वो लॉजिक नहीं बदली। लॉजिक ये है कि स्पेस को कैसे फिट करना है। तो स्पेस को फिट करने की लॉजिक देखो कि पहली रो में कितनी स्पेसेस है, 3, दूसरी में कितनी है, 2, तीसरी में कितनी है, 1। ओके, अब ये लॉजिक बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। इंटरनेट पे भी कई तरीके होंगे। हम समझते हैं कि इसका क्या आई से रिलेशन है। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आप मुझे बताएं लिख के। आई को मैं कितने तक चला रहा हूं अभी तक? फोर तक चला रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। पहली रो के अंदर अगर मैं ये कह दूं कि 4 माइनस आई नंबर ऑफ स्पेसेस डालनी है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? बल्कि हर रो के अंदर क्या कह रहा हूं मैं चैट में लिख रहा हूं। अब चैट में मेरा मैसेज देखो, 4 माइनस आई, और मैं इसको कर देता हूं पिन दिस मैसेज भाई। ओके, 4 माइनस आई कैसे है ये सुन लो। पहली रो थी तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर क्या 4 में से 1 माइनस करूं तो मेरे पास ये 3 स्पेस 3 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, 2। तो अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूं 2 स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे 4 में से अगर 3 माइनस करूं 1 स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे 4 में से 4 माइनस करूं तो 0 स्पेस नहीं आ जाएगी। लॉजिक समझिए किस तरह बनी है ये। तो हैंड रेस करो। अब चूंकि प्रिंटिंग लेफ्ट साइड से होती है ना, तो पहले मैंने स्पेस प्रिंट करनी है। तो पहला लूप लगाऊंगा स्पेस का, दूसरा लूप लगाऊंगा स्टार का। अब गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं स्पेस का लूप लिखूंगा। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ के। ओके, इधर लिखता हूँ फॉर इंट के इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक ए को चलाओ, के इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस आई, ऐसी है। और के को क्या कर दो प्लस प्लस। और के के अंदर तुमने क्या करना है, तुमने प्रिंट एफ करनी है स्पेस, ऐसी है। रन करें। ओके, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं हमने क्या किया। अच्छा, हमने पहले कितनी स्पेसेस प्रिंट की। ओके, हमने नीचे वाला पार्ट अपडेट ही नहीं किया ना, हम तो ये वाला पैटर्न कर ही जा रहे हैं तब तक। तो जे को 1 से आई तक चलाना है और जे प्लस प्लस कर देते, माइनस माइनस करेंगे तो फिर इन्फिनिट लूप चलेगा। ओके, ये ले आपका लूप आ गया। तो ये लूप कैसे काम कर रहा है कि पहले आप आउटर लूप चलाते हो। आउटर लूप में आई की वैल्यू क्या होगी, 1। के 1 से लेके 4 माइनस आई तक चलेगा। तो 4 माइनस आई क्या होगा, 4 माइनस 1, वो हो गया 3। तो 3 दफा ये स्पेस प्रिंट होगी, तो ये 3 स्पेसेस आ गई। उसके बाद नीचे हो गए, ये जे वाला लूप चलेगा, ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा, तो 1 स्टार प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये वाला लूप चलेगा 1 से लेकर 4 माइनस 2 तक। 4 माइनस 2 होता है 2। तो ये 1 और 2 टाइम्स 2 स्पेस प्रिंट करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे। अब ये वाला लूप क्या करेगा, ये 1 से लेकर 2 तक 2 स्टार प्रिंट करेगा। इसी तरह ये फिर 1 स्पेस प्रिंट करेगा, ये फिर 3 स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये कोई स्पेस प्रिंट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये 1 से लेकर 0 तक चलेगा, कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है, तो लूप कभी भी नहीं चलेगा। तो नीचे ये 4 स्टार प्रिंट कर देगा। ये वाला पैटर्न समझ आया तो हैंड रेस कर दो। आज के लेक्चर में हमने वाइल लूप पढ़ा, हमने डू वाइल लूप पढ़ा, उसके बाद हमने नेस्टेड लूप्स को समझा, उससे पैटर्न कैसे बनाते हैं। अब ये तीनों अगर चीजें समझ आई हैं आज के लेक्चर में, या बेसिक नो हो आ गई है, या इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि इसकी असाइनमेंट करने के बाद इसको परफेक्टली ग्रास्प कर सकते हो, तो हैंड रेस कर दो। अब मैं आपको कल कराऊंगा फंक्शंस। कल का सेशन लंबा होगा। मैंने सोचा था मैं आज का टाइम में खत्म करूंगा, कल का सेशन लंबा ले लूंगा या परसों का, जो भी होगा फंक्शंस वाला, क्योंकि फंक्शंस दूसरा टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर मैंने बच्चों को सबसे ज्यादा फंसते देखा है। तो मैंने बच्चों को देखा पूरी पीएफ कर जाते हैं, यहाँ वो बेचारे रह जाते हैं अपनी लूप्स के अंदर, यहाँ वो रह जाते होते हैं फंक्शंस के अंदर। तो मैं आपको कल फंक्शंस कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। कोशिश होगी वो 2 लेक्चर्स में डिवाइड हो, लेकिन कंटेंट उसका फिर भी इस तरह का है कि उसको डीपली समझाने में मुझे 2 लेक्चर लगेंगे और लंबे लेक्चर लगेंगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कम मेंटली प्रिपेयर्ड। आपने पूछा 4 माइनस आई की लॉजिक क्या है।
ओके, आप ये पैटर्न देखो, पहले एक स्टार है, फिर दो है, फिर तीन है, और फिर चार है। अब पहले इस स्टार के लेफ्ट में कितनी स्पेस है? तीन, दूसरे में दो स्पेस है, तीसरे में एक स्पेस है। तो आई की वैल्यू इधर वन होती है, इधर टू होती है, इधर थ्री होती है, और इधर फोर होती है। तो अगर मैं कहूँ कि फोर में से आई की वैल्यू को माइनस करो और जो आंसर आएगा उतनी ही स्पेसिस प्रिंट करनी है, तो क्या ये लॉजिक सही नहीं है? देखो ना, यहाँ पे आई की वैल्यू फोर है, तो फोर माइनस फोर क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे जीरो स्पेसिस है। यहाँ पे आई की वैल्यू थ्री है, फोर माइनस थ्री करूँ तो आंसर क्या आता है? वन आता है। यहाँ पे वन स्पेस है। फोर माइनस टू करूँ तो आंसर आता है दो, यहाँ पे दो स्पेसिस है। फोर माइनस वन करूँ आंसर आता है थ्री, तो यहाँ पे थ्री स्पेसिस है। सो दैट इज ऑल, मैंने फोर माइनस आई की लॉजिक को क्या किया? डिड्यूस किया। जी मैं रिकर्शंस पढ़ाऊंगा, लेकिन रिकर्शंस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। और रिकर्सिव फंक्शंस एक्सेप्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत कम लिखते हो। तो मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपको रिकर्शन आ जाएगी, लेकिन इतना डीपली स्टडी करने की रिकर्शन को जरूरत नहीं है। वो जब आप डीएसए करोगे वो तब की गेम है। ठीक है, ओके। ये आज का आपका लेक्चर कंटेंट था। अगर ये समझ आइए तो अपना हैंड रेस करो सारे फॉर द फाइनल टाइम। अच्छा, दो बातें मैं बताऊंगा। तैमूर आप रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हो, मैं नहीं चाह रहा कि ये रिकॉर्डिंग के अंदर ये दोनों बातें हैं जो मैं इनको बताने लगता हूँ।